मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? कितनी बार आपसे कहा है कि अपने घरेलू नुस्खे अपने पास रखिए। ये रिद्धि के बालों में आपने क्या लगा दिया है? हे भगवान, कहीं कुछ साइड इफेक्ट ना हो जाए। आपसे जब कुछ करने के लिए कहा जाए तभी किया कीजिए, अन्यथा आप हाथ पैर समेट कर अपने कमरे में ही क्यों नहीं बैठती हैं? अब ना जाने ये हटेगा कैसे। सुषमा अपनी सास सुनैना जी से कहती है। सुनैना जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहू, इतना क्यों डर रही हो? मैंने तो बस मुल्तानी मिट्टी, दही और नींबू मिलाकर इसके बालों में लगाया है। इसके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया था। बेचारी बच्ची पूरे दिन अपना माथा खुजाती रहती थी। तुमने तो कोई इलाज किया नहीं, तो मैंने सोचा मैं घरेलू उपचार करके देखती हूँ। अब देखना, एक दो बार लगाएगी कि सारी खुश्की चली जाएगी और बाल भी इसके सुंदर मुलायम हो जाएंगे। हमारे जमाने में कौन सा शैम्पू मिलता था? हम तो काली मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी ही लगाया करते थे। तभी तो इतनी उम्र होने पर भी बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन रौनक कम नहीं हुई है। सुषमा बोली, बस कीजिए मम्मी जी, अगर इसे दिक्कत थी तो मुझे आप या ये भी तो मुझे बता सकती थी। हम इसे किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर के पास ले जाते। आपके जमाने में खाने को पैसे नहीं होते होंगे तो इलाज भी घरेलू करती थी, पर मेरे पास हैं पैसे तो मैं अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करवा सकती हूँ। आपसे कितनी बार कहा है, आप हर जगह अपनी ज्ञान की पोटली मत खोला कीजिए। और तुम रिद्धि, तुम मुझे बता नहीं सकती थी? अब चलो जल्दी बाथरूम में, शैम्पू कर देती हूँ। अंगूठा छाप है पर बातें बड़ी बड़ी करती हैं। सुषमा बड़बड़ाती हुई रिद्धि को अपने साथ ले गई। अब सुषमा सुनैना जी को कुछ करने नहीं देती थी, तो वो अगले दिन नीम के पत्तों को धूप में सूखने डाल रही थी। तभी उनका बेटा विनय बोला, माँ, ये क्या कर रही है? आखिर इन सूखे हुए नीम के पत्तों से आप करेंगी क्या? सुनैना जी मुस्कुराकर बोली, बेटा, बहुत मच्छर हो रहे हैं शाम के वक्त। अगर थोड़े से नीम के पत्तों में कपूर मिलाकर जलाओ तो उसके धुएं से घर से सारे मच्छर भाग जाएंगे। तुम लोग तो अपने कमरे में एसी चलाकर दरवाजा बंद करके सो जाते हो। अब मच्छरों को मैं अकेली दिखती हूँ तो वो मुझे सोने नहीं देते हैं, पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं एसी में सो भी नहीं सकती। बुढ़ापे का शरीर है ना, थोड़ी ही देर में हड्डियां अकड़ जाएंगी। विनय बोला, माँ, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम आपके कमरे में ऑल आउट जला देंगे। सुनैना जी बोली, नहीं नहीं, मुझे उन दवाइयों पर भरोसा नहीं है। अरे, जो मच्छरों को सुला सकते हैं तो बंद कमरे में इंसानों को भी तो गहरी नींद में सुला सकते हैं कि नहीं? बोलो। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगा बेटा। तुम रहने दो, मैं तो नीम के पत्तों से काम चला लूंगी। तभी कमरे से सुषमा निकल कर आई और बोली, खबरदार, जो घर में धुआं किया तो पूरे घर से धुएं की स्मेल आएगी और जाले अलग लगेंगे। क्या आप उन जालों को साफ करेंगी? मुझसे तो नहीं होगा। और काम वाली भी जाले साफ करने के लिए अलग से पैसे मांगती है। मम्मी जी, कितनी बार आपसे कहा है, आप आराम से बैठिए ना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जब आप वापस गांव जाएंगी तब ये सब कीजिएगा। सुनैना जी चुपचाप उन नीम के पत्तों को धूप में छोड़कर अपने कमरे में चली गई। विनय धीरे से सुषमा से बोला, आखिर माँ घर में क्या करेंगी? इन्हीं सब कामों में तो खुद को व्यस्त रखेंगी। करने दो ना उन्हें, वो जो करना चाहती हैं। सुषमा बोली, आप तो रहने ही दीजिए, मैं देख लूंगी। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, लखनऊ वाले चाचा जी के बेटे की शादी है। हम सबको बुलाया है, तो क्या हमें मम्मी जी को भी साथ ले जाना होगा? विनय बोला, और नहीं तो क्या, माँ को कहाँ छोड़कर जाएंगे? कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। सुषमा बोली, ठीक है, आप जाने की टिकट कर लीजिएगा, मैं तैयारी कर लूंगी। बस अपनी माँ को जाने से पहले समझा दीजिएगा कि लखनऊ में या फिर रास्ते में कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करें, जिससे कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। करीब एक हफ्ते बाद सुषमा ने जाने की तैयारी शुरू की और सुनैना जी से जाकर बोली, ये लीजिए, ये पुराना एयरबैग, अब हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप इसमें अपनी 2-4 ढंग की साड़ियां रख लीजिएगा। और हाँ, वहां मैली कुचैली पुरानी साड़ी मत पहनिएगा, वरना मेरे मायके वालों को बोलने का बहाना मिल जाएगा। सुनैना जी ने छोटे बच्चों की तरह हाँ में से हिला दिया और अपनी पेटी से 2-3 नई साड़ियां निकालकर बैग में रखने लगी। 2 दिन बाद सुषमा पूरे परिवार के साथ लखनऊ के लिए निकल गई। वहां जाकर चाचा जी ने अच्छे से स्वागत किया और होटल में सबके रुकने की व्यवस्था कर दी। फिर क्या था, सब शादी का फंक्शन अटेंड करते और होटल में जाकर आराम करते। रिद्धि और सुनैना जी एक कमरे में थी, तो सुषमा जैसे ही उनके कमरे के अंदर गई तो सुनैना जी ने अपनी साड़ी धोकर सोफे पर सूखने के लिए फैला रखी थी, जिसे देखकर सुषमा भड़क गई और विनय से बोली, सुनते हैं जरा, अंदर तो आइए, देखिए तो जरा मम्मी जी को, ये क्या कर रही हैं?
एकदम मैनर्स नहीं है। होटल के कमरे को अपने गांव का आंगन समझ रखा है और आप कहते हैं मैं इन्हें कुछ ना बोलूं। अगर कोई हमें ढूंढते हुए इस कमरे में आ गया तो क्या सोचेगा? सुषमा पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। विनय से रहा नहीं गया और वो सुनैना जी से बोला, माँ, साड़ी को धोने की क्या जरूरत थी? घर चलकर भी साड़ी धो सकती थी ना आप। हद करती है, इतना टोका जाता है फिर भी आप उसे कुछ ना कुछ सुनाने का मौका दे ही देती है। आखिर आप इतने समय से हमारे साथ रह रही है, फिर भी आपको ढंग से जीने का सलीका नहीं आया। हटाइए इस साड़ी को और चुपचाप पॉलिथीन में समेट कर रख दीजिए। घर जाकर जो भी रायता फैलाना है आप लोग फैलाइए, पर यहाँ नहीं। एक पल के लिए भी चैन से रहने नहीं देंगी आप दोनों मुझे। सुनैना जी बोली, बेटा, पूरी साड़ी पसीने से लथपथ थी। मैंने सोचा बस पानी से निकाल देती हूँ, वरना कमरे में पसीने की बदबू आएगी। अब इस कमरे में कहीं से धूप तो आती नहीं है, इसीलिए यहीं कुर्सी पर सुखा रही थी। अब तुम कहते हो तो समेट देती हूँ। माफ करना बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ को कोई मैनर्स नहीं है। बेचारी सुनैना जी ने गीली साड़ी को पॉलिथीन में लपेट कर रख दिया और बोली, वाह रे भगवान, जिस बच्चे को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही मुझे मैनर्स सिखा रहा है। एक पल को विनय को लगा कि उसने ज्यादा ही बोल दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गया। सुषमा बोली, मम्मी जी ने साड़ी हटाई कि नहीं? याद है उस दिन वर्मा अंकल आपके मित्र डॉक्टर नकुल को लेकर थोड़ी देर के लिए घर आए थे। बस आपकी माताजी जोश में आ गई। मैं उन्हें इशारा भी करती रही, पर वो समझती कहाँ है। गांव से लाई पोटली उनके सामने खोल दी और जबरदस्ती उन्हें ठेकुआ और मठरी खिला रही थी। अब उन्हें कौन समझाए कि हर जगह उनके घरेलू ठेकुआ और मठरी पसंद नहीं की जा सकती है। पर नहीं, इन्हें तो अपनी मनमानी करनी है बस। विनय अभी भी यही सोच रहा था कि उसने अपनी माँ से आज कैसे बात की। इतने में सुषमा बोली, आप कुछ सुन भी रहे हैं कि नहीं, या बस मुंह में दही जमा कर बैठे हैं? मैं पागलों की तरह बकबक किए जा रही हूँ। सही सही बताना, उस दिन आपको भी शर्म तो जरूर आई थी जब वो हाथ से अचार निकालकर पराठे पर लगाकर आपके दोस्त डॉक्टर नकुल को दे रही थी, याद है ना? विनय बोला, याद है तो क्या हुआ? तुमने वो देखा जो तुम देखना चाहती थी, पर ये नहीं देखा कि नकुल कितने चाव से माँ से पराठे मांग मांग कर खा रहा था। वो माँ को बचपन से जानता है। सुषमा बोली, तो क्या वो बुराई करता? अरे उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो बहुत अनकंफर्टेबल थे। मैं तो कहती हूँ अब मम्मी जी को कहीं भी साथ नहीं ले जाना चाहिए। कदम कदम पर उनके गंवारपन के कारण मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। विनय बोला, तुम मुझसे आखिर क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। क्या तुम अपने बेटे को जन्म के बाद तुरंत चम्मच से ही खिलाने लगी थी? तुम भी तो उसे दूध रोटी मसल कर खिलाती और लोरी गाती थी ना, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। भूल गई? सुषमा कुछ बोलती उससे पहले ही विनय बोला, पता है सुषमा, जब मैं छोटा था मुझे प्रारंभिक शिक्षा किसने दी? मैं तो ये कहता हूँ, मुझे क्या, हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा उसकी माँ ही देती है। तुम्हें भी तो तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा ना कि कैसे उठते बैठते हैं। सुषमा बोली, हाँ, तो मेरी माँ ने जो मुझे मैनर्स सिखाए थे मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ। मैं आपकी माँ की तरह उल्टी सीधी हरकत नहीं करती हूँ। सुषमा गुस्से में वहां से उठने को ही कि तभी अचानक वो टेबल से टकराई और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरते गिरते बची। विनय सुषमा को संभालते हुए बोला, पता है सुषमा, जब मैं चलने में लड़खड़ाता या कभी किसी चीज से टकराने से गिरता तो पता है मुझे कौन संभालता था? मेरी यही गंवार माँ। सबसे बड़ी बात, उस छोटे से गांव में रहकर, उस देहात की परवरिश में रहकर भी मुझे इतने ऊंचे पद तक पहुंचाने का सफर मेरी इस माँ ने मेरे साथ तय किया। और तो और, मुझसे पहले मेरी तरक्की का सपना मेरी माँ देखा करती थी। मेरी यही माँ गर्मी के दिनों में अपनी साड़ी को धोकर खिड़की के पास बांध देती थी ताकि ठंडी हवा का झोंका मुझे सुला सके। और देखा, आज मैं इसी में सोता हूँ, पर मेरी ये माँ आज भी पंखे के नीचे ही सोती है। सोचो, इतना पैसा होने के बाद भी मेरी माँ को मुझसे कुछ नहीं चाहिए। वो संतोष से रहती है। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी ये माँ मुझसे पहले मेरे सपनों को बुनती थी और आज पहली बार तुम्हारी वजह से मैंने उस देवी जैसी माँ को 2 बातें सुना दी। ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। विनय की बात सुनकर सुषमा के चेहरे पर उदासी आ गई। वो बोली, मैंने आपको उन्हें सुनाने नहीं, समझाने को बोला था। बस मैं इतना चाहती थी कि शहरों में रहने का थोड़ा थोड़ा तरीका सीख ले। वो कुछ तो मैनर सीखें, उनका ही फायदा होगा। विनय बोला, सोचो, कल को तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारी परवरिश पर उंगली उठाए, बुढ़ापे में जब खाते वक्त तुम्हारे हाथ कांपे, तो वो ये कहें
कि आपने हमें तो खाने पीने का मैनर सिखा दिया, खुद क्या भूल गई? तब तुम्हें कैसा लगेगा? सुषमा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, आज आपने मुझे मेरे भविष्य का आईना दिखा दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं ऐसा क्या करूं कि मम्मी जी मुझे माफ कर दे? विनय बोला, मानता हूं सुषमा, दुनिया बहुत आगे चली गई है, पर हमारी माँ अपने उस समय में जी रही है और हमें, तुम्हें, हम सबको अपने माता पिता गंवार लगने लगे हैं। तो ऐसे में हमारा क्या कर्तव्य है, तुम ही बताओ। सुषमा बोली, आप सच कह रहे हैं। आज हमें उनका हाथ पकड़कर सहारा देना चाहिए, नए तौर तरीके सीखने में उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ समय खुद को दोहरा रहा है। एक वक्त था जब माता पिता अपने बच्चों को सिखाते थे। उस वक्त तो वो बहुत संयम रखते थे। आज हमें संयम रखकर अपने माता पिता से व्यवहार करना होगा। तभी बाहर से चहल पहल की आवाज आ रही थी। विनय और सुषमा घबराकर बाहर निकले तो उन्होंने देखा बाहर कॉरिडोर में सुनैना जी सुषमा के सगे संबंधियों के साथ शादी ब्याह के गीत गा रही थी और खिलखिला रही थी। अचानक से सुषमा पर नजर पड़ते ही सुनैना जी चुप हो गई। सब लोग बोले, अरे अम्मा जी, चुप क्यों हो गई? क्या आप अपनी बहू से डरती हैं? सुनैना जी सुषमा से बोली, बहू, तुम रिद्धि की चिंता मत करो, मैंने उसे सुला दिया है। और आप लोग, किसने कहा मैं अपनी बहू से डरती हूँ? बस आप लोगों के नए तौर तरीके, जिसे आप मैनर्स कहते हैं, उसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें क्या बुराई है? जिन बच्चों को कभी हम उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे, आज वही बच्चे अपने माँ बाप को अगर मैनर्स सिखा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। बस थोड़ा संयम रखना पड़ता है। क्यों बहू? सुषमा की आंखें भर आई। वो पास आकर सुनैना जी को गले लगाकर धीरे से बोली, मम्मी जी, मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। सुनैना जी ने जगह और माहौल देखकर मुस्कुराते हुए अपनी बहू के सिर पर हाथ रखा और बोली, बहू, कुछ शादी के गीत तुम भी सीख लो। जब रिद्धि की शादी होगी तब तक पता नहीं मैं जीवित रहूंगी कि नहीं, तो कुछ तो गीत गाओगी। इतना कहकर वो फिर से गीत गाने लगी। तभी सुषमा की चाची उसके पास आकर बोली, अच्छा किया सुषमा जो तू अपनी सास को ले आई। एक तो होटल से शादी करना, ऊपर से फिल्मी गाने बजाना। लग नहीं रहा था कि शादी ब्याह का माहौल है। अम्मा जी ने तो रौनक बना दी। अब लग रहा है कि हम अपने अपनों के बीच में हैं। 2 दिन बाद सब अपने अपने घर चले गए। सुनैना जी की वजह से सुषमा को खूब तारीफ मिली। सुषमा का मन गदगद हो गया। जब वो घर पहुंची तो विनय अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आवेश में आकर वो सब बोल गया था। आगे से कभी गलती नहीं होगी। सुनैना जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, जिस बच्चे को उंगली पकड़कर कभी चलना सिखाया था, आज अगर वो अपनी माँ को मैनर सिखा रहा है तो कोई तो वजह होगी। विनय बोला, माँ, भूल जाइए उन शब्दों को। मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। सुनैना जी बोली, चल ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब तू मेरी गांव जाने की टिकट कर दे, क्योंकि ये शहर की जिंदगी मुझे रास नहीं आएगी। हाँ, कभी कभी मिलने आऊंगी और कभी कभी तुम भी रिद्धि को गांव लाना, क्योंकि उसे अपनी मिट्टी से जुड़ने का संस्कार अब तुम दोनों को देना होगा। सुषमा ने सुनैना जी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनैना जी नहीं मानी और बोली, मैं नाराज होकर नहीं, खुश होकर जा रही हूं कि तुम लोगों ने मेरी मंशा समझ ली और ये तो समय की मांग है। माँ बाप जिन बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, एक समय के बाद बच्चे अपना दायित्व निभाते हैं और माँ बाप को सिखाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बस सिखाने का तरीका सही होना चाहिए। सुनैना जी खुशी खुशी गांव चली गई और अपनी आदत अनुसार जब भी शहर आती तो बेटे, बहू और पोती के लिए खूब सारे अचार, मठरी और ठेकुआ बनाकर लाती। आखिर एक माँ का दिल है, मना करने पर भी कहाँ मानता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।